नमस्कार साथियों, GLCIS में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में सामान्य प्रबंधन को लेकर जो समस्याएं देखी जा रही है उन सभी का समाधान करते हुए GLCIS आप सभी के लिए लेकर आया है 1500 क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज, जिसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रबंधन को कितना डेप्थ में पढ़ना है या कितना जो है ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि ये 1500 क्वेश्चन आपके उन सभी एरियाज को कवर कर लेंगे कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है। तो जिस तरह हार्ट हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है नियोजन। नियोजन मीन्स प्लानिंग। हम जो है हमारे कुछ एम और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए हम कुछ प्लान तैयार करते हैं, वही प्लानिंग है। तो प्लानिंग जो है वो क्या है, प्रबंधन का हृदय है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रबंधन का सार किसे कहा जाता है। तो सार की जो है समन्वय को कहा जाता है। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन किन के बीच में होना चाहिए, जैसे कि इम्प्लॉय है और मशीन है, तो इम्प्लॉय मशीन को लेकर पूरा फ्रेंडली हो तो इम्प्लॉय और मशीन के बीच में कोऑपरेशन हुआ, या इम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक प्रबंधन सक्सेस नहीं हो सकता। तो प्रबंधन का जो सार तत्व है वो क्या है, समन्वय। तो ध्यान रखिएगा, स से सार, स से समन्वय। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रिड सिद्धांत। ग्रिड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, ब्लैके व मोर्टेन। ब्लैके और मोर्टेन ग्रिड सिद्धांत के प्रतिपादक है और ये सिद्धांत जो है नेतृत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सरकार बॉन्ड जारी करती है तो उसे हम सरकारी बॉन्ड कहते हैं, और जब कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब कंपनी बॉन्ड जारी करेगी तो उसे हम कहेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड। और बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड एक ऋण पत्र, मतलब ऐसा होता है कि जब कंपनी को निवेश चाहिए होता है तो वो सभी को, जो जनता है या पब्लिक है, उसे बॉन्ड देती है। मान लो बॉन्ड के माध्यम से मैंने एक बॉन्ड लिया और मैंने 5,000 रुपये जो है कंपनी को दिए, तो एक निश्चित अवधि के बाद एक समय डिसाइड हो जाएगा, उस अवधि के बाद जो है वो मुझे हो सकता है जो भी वो अमाउंट डिसाइड करेंगे 11,000 10,000 वो अमाउंट वो मुझे दे देंगे। तो मैंने उनको 5,000 दिए लेकिन मुझे बदले में कितना मिल गया, 10,000 मिल गया। तो यही बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड सरकार ने जारी किया है तो वो हो जाएगा सरकारी बॉन्ड, और अगर बॉन्ड कंपनी ने जारी किया है तो वो हो जाएगा कॉरपोरेट बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को क्या कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, 5,000 मैंने सरकार को दिए या कंपनी जो है उसको दिए और बॉन्ड ले लिया, और एक निश्चित अवधि के बाद उन्होंने वापस मुझे 10,000 पेमेंट कर दिया, तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, यील्ड कहलाएगा। तो बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न क्या कहलाएगा, यील्ड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा लोन जिसे एक निश्चित समय सीमा में चुकाना हो उसे क्या कहते हैं। तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो लोन चुकाया जाता है उसे हम टर्म लोन कहते हैं। जैसे कि हम कभी भी लोन लेते हैं बैंक से, तो उसमें इंस्टॉलमेंट आ जाती है कि भाई अभी उन्होंने हमको 50,000 का लोन दिया है और अब मंथली हर महीने जो है फिक्स एक डेट रहेगी कि हर महीने की 5 तारीख को आपको 5-5 हज़ार रुपये पे करना है। तो वो क्या हो गया, टर्म हो गया कि हमको एक निश्चित टर्म के बाद में 5-5 हज़ार रुपये हर महीने पे करना है, तो उसे हम कहेंगे टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक या लंबे समय तक जो है वो रन करेगी। तो वो अवधारणा क्या कहलाती है, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। इसमें क्या होगा, कोई भी कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और एक वो लंबे समय तक जो है चलेगी या लंबे समय तक जीवित रहेगी। यह अवधारणा कौन सी है, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, किस लेखा अवधारणा के अनुसार व्यवसाय व उसका स्वामी दोनों पृथक पृथक इकाई माने जाएंगे। तो देखिए ये अवधारणा क्या बोलती है कि व्यवसाय जो है और व्यवसाय का स्वामी या ओनर, तो व्यवसाय और उसका स्वामी दोनों ही अलग अलग जो है इकाई मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी का बिजनेस है, बिजनेस में वो जो है साबुन जो है प्रोड्यूस करते हैं, साबुन बनाते हैं। अब जो ओनर है उसके घर में भी साबुन यूज होता होगा,
तो अगर वो ओनर जो है अपने बिजनेस में से ही घर के इस्तेमाल के लिए साबुन लेके चला जाता है तो उसको उस चीज का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अवधारणा क्या बोल रही है, व्यवसाय अलग है, स्वामी अलग है। तो इस अवधारणा को हम क्या कहेंगे, व्यवसायिक इकाई अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक के 4P कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा 4P कौन कौन से हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ये 4P किसने दिए हैं, लूथर गुलिक ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये जो तकनीक है ये किसके द्वारा विकसित की गई है? और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है, हमने जो है एक टाइम डिसाइड किया है कि भाई एक दिन के अंदर जो है जो भी एम्प्लॉयज़ या जो भी वर्कर हैं उनको 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं। प्रोडक्ट में हम मान लेते हैं कि मार्कर बना रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ उनको बोल दिया एक दिन में आपको जो है पूरा 1000 मार्कर बनाने हैं। तो जो भी एम्प्लॉय एक दिन में 1000 मार्कर प्रोड्यूस कर लेंगे तो उनको सैलरी अधिक दी जानी चाहिए, और जो लोग इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए हैं तो उनको जो है वेतन कम मिलेगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है FW टेलर। और FW टेलर जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, और वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, तो फिलिप कोटलर ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन होता है किसके लिए होता है नियोजन, भविष्य काल के लिए होता है। क्योंकि हम कोई भी प्लानिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम पास्ट में तो जा ही नहीं सकते, तो पास्ट की प्लानिंग तो कैसे ही करवाएंगे। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो चल रहा है, तो हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए करेंगे, भविष्य के लिए करेंगे कि हमको फ्यूचर में ये करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ जाएंगे, जो भी करना है वो। तो हमने एक प्लानिंग करी, किसके लिए करी, भविष्य के लिए करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कुशल प्रबंधन का आधार है, तो वो है निर्णयन। निर्णयन डिसीजन, तो हमने डिसीजन अच्छा लिया तो हमारा प्रबंधन भी कुशल होगा। तो कुशल प्रबंधन का आधार क्या हो गया, निर्णयन हो गया। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पद सोपान प्रक्रिया। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो मजदूरी कोष सिद्धांत दिया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मजदूर मील मजदूर आंदोलन भी पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में। तो याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि मजदूर मील, मजदूरी कोष सिद्धांत किसने दिया, स्टुअर्ट मिल ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोगो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप GLC को ही ले लीजिए, GLC का लोगो क्या है, ये वाला है। तो GLC की पहचान उस लोगो से है, तो ये क्या है, एक अनूठा प्रतीक है जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है और उसकी पहचान बताता है, उसे हम कहेंगे लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। तो जब जो भी एग्रीमेंट हो रहा है या जो भी लेख है ऋण से संबंधित, ऋण पत्र या कुछ भी है, उसमें अगर ब्याज दर नहीं लिखी गई है तो फिर हम ब्याज दर क्या मानेंगे, 6%। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने किसी से लोन लिया है, अब हम उसको पे करने वाले हैं, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, 6% रेट मान लेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, एस्पिरिट डी कॉर्प्स का अर्थ क्या है। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, संगठन में शक्ति। ध्यान रखिएगा इसे जरूर। नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया, नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स वेबर। जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया, मैक्स वेबर ने दिया। अगला प्रश्न है, उर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं। उर्विक ने संगठन के
8 सिद्धांत बताए हैं। बोलो कितने सिद्धांत बताए हैं? 8 सिद्धांत बताए हैं उर्विक ने। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो लूथर गुलिक ने 10। दोनों के याद रखना है, उर्विक 8, लूथर गुलिक 10। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रशासन व प्रबंधन में अंतर स्पष्ट किसने किया? किसने किया? ओलिवर शेल्डन जी ने। कौन है वो महोदय? ओलिवर शेल्डन। क्या किया इन्होंने? प्रशासन और प्रबंधन में अंतर स्पष्ट किया है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है F.W. टेलर। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है? सामान्य प्रबंधन के जनक है हेनरी फैयोल। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। F.W. टेलर कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फैयोल। और हेनरी फैयोल कौन थे? ये फ्रांस के खनन इंजीनियर थे। हेनरी फैयोल कौन थे? खनन इंजीनियर थे। और कहाँ के थे ये? फसे फैयोल और फसे फ्रांस। फसे फैयोल कहाँ के थे? फसे फ्रांस के। अगला प्रश्न, पोज्ड कोर्ब सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। पोज्ड कोर्ब जो है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। क्या है इसका फुल फॉर्म? P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेशन। और हमने क्या देखा था पहले ही कि समन्वय का सार किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को। और R मीन्स रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो ये सारी उन्होंने बताए हैं कि ये सभी प्रबंधन में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस सिद्धांत को नाम ही क्या दे दिया गया है? पोज्ड कोर्ब। किसने दिया है ये? लूथर गुलिक ने। और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? ये बहुत ही प्रसिद्ध महोदय हैं ये प्रबंधक के, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? P से पीटर और P से प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? फैयोल महोदय, हेनरी फैयोल। चूंकि देखो फैयोल महोदय क्या है? सामान्य प्रबंधन। सामान्य मतलब जनरल, सामान्य मीन्स जनरल। जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं ये। तो ये बुक भी क्या लिखेंगे? जनरल से ही लिखेंगे। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक किसने लिखी? हेनरी फैयोल ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोकड़ बही क्या है? रोकड़ बही जो मतलब कैश बुक। कैश बुक आप याद रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रोकड़ बही थोड़ा टिपिकल हिंदी वर्ड है। तो रोकड़ बही मीन्स कैश बुक का उपयोग नकद प्राप्तियों और भुगतान को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा कैश बुक। तो कैश बुक में हम क्या लिखेंगे? जो भी हमने कैश दिया है और जो भी हमने कैश लिया है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। और कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? रोकड़ बही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि मोहन ने नकद माल बेचा है तो उसे हम कहाँ बेचेंगे? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो अभी हमने देखा कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी कैश दिया हो या जो भी कैश लिया हो। तो रोहन ने क्या किया? कैश बेचा, कैश माल बेचा, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगला प्रश्न देखो, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, इस विचार के जनक कौन है? तो इस विचार के जनक कौन है? पीटर ड्रकर। और एक चीज और आप जरूर याद रखिएगा, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन इसको कहते हैं इंग्लिश में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि MBO का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये विचार किसने दिया? पीटर ड्रकर ने। अगला प्रश्न देखिए, अपवाद द्वारा प्रबंधन। अब ये विचार किसने दिया? तो ये दिया है F.W. टेलर ने। और इसका भी इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछा जाता है। अपवाद द्वारा प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसने दिया? F.W. टेलर ने। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये किसने दिया? पीटर ड्रकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बाजार की कौन सी दशा या स्थिति ने व्यूह रचना प्रबंध तकनीकी को अपनाने पर बल दिया? तो आजकल क्या है, बहुत ही जो है गला घोट प्रतिस्पर्धा मार्केट में चल रही है, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सी तकनीक का उपयोग करना शुरू किया? व्यूह रचना प्रबंध तकनीक। ध्यान रखिएगा, व्यूह रचना प्रबंध तकनीक क्यों चलाई गई है? तो ये क्यों चलाई गई है? क्योंकि मार्केट में गला घोट प्रतिस्पर्धा जो है चल रही है, इसलिए। और व्यूह रचना प्रबंधन क्या होता है ये आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, SWOT। ये सिर्फ प्रबंधन में ही नहीं, इस चीज को हम अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। अब देखिए है क्या ये SWOT, मतलब स्वोट विश्लेषण। 1960 के दशक में अल्बर्ट हम्फ्री ने इस शब्द को गढ़ा था। अब क्या होता है स्वोट? S मीन्स स्ट्रेंथ, मतलब ताकत, सबकी कोई ना कोई ताकत होती है। W मतलब वीकनेस, वीकनेस मीन्स कमजोरी, सबकी कमजोरी भी होती है। देन O मीन्स अपॉर्चुनिटीज, अवसर भी हमको बहुत सारे मिलते हैं। और T मीन्स थ्रेट्स, मतलब हमको खतरे भी बहुत होते हैं किसी न किसी से। तो इस जो ये कॉन्सेप्ट है ये प्रबंधन के लिए है बेसिकली, बट इसको हम हमारे लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वोट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। और इसको स्वोट विश्लेषण क्यों कहते हैं या स्वोट एनालिसिस क्यों कहते हैं? तो जब भी प्रबंधन या कोई भी प्रबंधन है तो उसमें हमको ये चारों चीज देखनी चाहिए कि क्या हमारे पास ताकत है, कौन सी हमारी कमजोरियां हैं, और किस वक्त जो है हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और क्या क्या जो है हमारे खतरे हो सकते हैं, हमें किस चीज से सावधानियां रखनी चाहिए। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, स्वोट एनालिसिस। और ये शब्द किसने गढ़ा? अल्बर्ट हम्फ्री ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।